इस वक्त काला सागर महायुद्ध का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। काला सागर से ही यूक्रेन दुनिया के बाजारों में अनाज सप्लाई करता है, लेकिन पुतिन ने जब से अनाज समझौता रद्द किया, पूरा यूरोप परेशान है। ऊपर से रूस ने ऐलान किया कि काला सागर में यूक्रेन के करीब कोई भी जहाज दिखा तो उस पर बड़ा हमला कर दिया जाएगा। इसका एक ट्रेलर भी पुतिन ने दिखा ही दिया। काला सागर में खौफ का साम्राज्य। समंदर में जो भी उतरा मारा जाएगा। पुतिन का देखते ही उड़ा देने का ऑर्डर। सेना नहीं, असैनिक जहाज भी होंगे तबाह। महायुद्ध की सबसे खतरनाक तस्वीर। रूस ने काला सागर के जरिए दुनिया भर को भेजने वाले सिर्फ यूक्रेन के खाद्यान्न वाला समझौता नहीं तोड़ा है, काला सागर में घुसने वाले हर जहाज को दुश्मन करार दिया है। मतलब रूस खौफ के काले सागर में असैन्य पोतों की तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहा है। वो कभी भी काला सागर में मौजूद तमाम असैन्य पोतों को हमले में उड़ा सकता है। Примерный объем, который проходил по прошлому году в рамках Черноморской инициативы для наиболее нуждающихся стран, и мы готовы это сделать. Вы спрашивали, подписаны ли уже какие-то соглашения? Соглашения еще пока на этот счет не подписаны, но контакты ведутся. И эти контакты будут продолжены. Я думаю, что никаких нет сомнений в том, что так оно и будет. सवाल है, रूस ने समझौता क्यों तोड़ा? काला सागर में नागरिक जहाजों पर भी हमले का आदेश क्यों? काला सागर में पुतिन को क्या हासिल होगा? इन सवालों का जवाब डिटेल में जानने से पहले पुतिन का ताजा एक्शन क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। रूस ओदेसा में यूक्रेन के अनाज निर्यात बंदरगाहों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले पहले ही कर चुका है। इन हमलों में करीब 60,000 टन अनाज नष्ट हो गया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एडम हॉज ने एक बयान में कहा, हमारी जानकारी से संकेत मिलता है कि रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों के रास्ते में अतिरिक्त समुद्री खदानें बिछाई हैं। रूस ने यूक्रेन से उस वक्त खाद्यान्न आपूर्ति समझौते को तोड़ दिया जब उसने क्राइमिया को क्रेमलिन से जोड़ने वाले पुल पर समुद्री ड्रोन से हमला करके राष्ट्रपति पुतिन को सीधी चुनौती दी। रूस के समझौते से बाहर आने के बावजूद यूक्रेन ने खाद्यान्न की सप्लाई जारी रखने का संकल्प लिया है। इससे रूस के हमले की आशंका और भी बढ़ गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने काला सागर के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र को जहाज रानी के लिए अस्थायी रूप से खतरनाक घोषित किया है। Никого не должно было удивить принятое нами решение о прекращении Черноморской инициативы после 17 июля и сворачивание морского гуманитарного коридора с 0 часов 0 минут московского времени 20 июля 2023 года. Теперь все суда, следующие к акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются нами как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантии безопасности мореплавателям были изданы в установленном порядке. काला सागर में पुतिन के कठोर होने की डिटेल में जाने से पहले उस समझौते को समझना बहुत जरूरी है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। काला सागर अनाज समझौते पर यूक्रेन ने युद्ध के 5 महीने बाद हस्ताक्षर किए थे। रूस और यूक्रेन के बीच समझौते में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता से हुई थी।
पिछले एक साल में काला सागर पहले के जरिए ओडेसा सहित दूसरे बंदरगाहों से 3 करोड़ टन से ज्यादा यूक्रेन का अनाज दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाना संभव हुआ है। शुरू में इसे 120 दिनों के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 17 जुलाई तक कर दिया गया था। रूस ने 17 जुलाई को यह कहते हुए काला सागर अनाज समझौता तोड़ दिया कि उसने अपने खाद्य और उर्वरक निर्यात में सुधार की मांगें पूरी नहीं की। रूस ने इस बात की शिकायत की है कि पर्याप्त यूक्रेनी अनाज गरीब देशों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन काला सागर समझौता तोड़ने का अर्थ सिर्फ खाद्यान्न सप्लाई और ज़ेलेंस्की को सबक सिखाना नहीं है। इसके पीछे पुतिन की बड़ी प्लानिंग है। इस प्लानिंग को विस्तार में समझेंगे। उसके पहले काला सागर की भौगोलिक स्थिति और इसे लेकर रूस के रुख को समझना बहुत जरूरी है। पानी के रास्ते सिर्फ काला सागर से होते हुए ही यूक्रेन तक पहुंचा जा सकता है और उस काला सागर में रूस की तूती बोलती है। काला सागर पानी का वो इलाका है जो दक्षिण से यूक्रेन पर हमले करने के लिए रूस का लॉन्च पैड है। काला सागर में रूस के जंगी जहाजों का डेरा है और यहां से कलिब्र मिसाइलें चला चलाकर रूस यूक्रेन के पसीने छुड़ा चुका है। माना जाता है कि काला सागर रूस का हथियार है और नाटो की कमजोर कड़ी है। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है। पहला तुर्की, नाटो का सदस्य, दूसरा बल्गेरिया, नाटो का सदस्य, तीसरा रोमानिया, नाटो का सदस्य, चौथे और 5वें यूक्रेन और जॉर्जिया, जो नाटो के सदस्य नहीं है लेकिन अमेरिका के साथी हैं, और 7वां देश है खुद रूस। रूस की नौसेना वैसे ही मजबूत है और 2014 में रूस के यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा के बाद से तो काला सागर पुतिन की मुट्ठी में आ चुका है और इससे उलट नाटो की काला सागर में कोई मौजूदगी नहीं है। रोमानिया और बल्गेरिया जैसे उसके सदस्य कमजोर हैं और जॉर्जिया की नेवी भी छोटी है। नाटो में अमेरिका के बाद तुर्की के पास सबसे बड़ी सेना है और वो काला सागर के 2 स्ट्रेट भी कंट्रोल करता है। इसलिए रूस को टक्कर सिर्फ तुर्की ही दे सकता है, लेकिन अमेरिका की अगुवाई वाले खेमे का सदस्य होने के बावजूद पुतिन से दोस्ती किए बैठा है। अमेरिका और उसके बाकी साथियों की तरह ना तो तुर्की ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं और ना ही कभी पुतिन के खिलाफ कुछ बोला है। अब अगर कल को रूस ने काला सागर से नाटो पर धावा बोला तो नाटो कहीं का नहीं रहेगा। इसी वजह से अमेरिका की सुरक्षा के लिए काला सागर की सुरक्षा जरूरी है और तुर्की को साथ लिए बिना अमेरिका काला सागर में कुछ नहीं कर सकता। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र को हथियार बनाकर अमेरिका या फिर ब्रिटेन रूस की निगरानी में लगे रहते हैं। रूस के लड़ाकू विमान अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन पर हमला कर चुके हैं। यही वजह है कि सभी नाटो देशों को अपने पानी के जहाज यूक्रेन से दूर रखने की धमकी देने के बाद रूस ने काला सागर में अपने एक्शन का ट्रेलर भी दिखा दिया। धमकी देने के 48 घंटे के अंदर रूस ने काला सागर में एक सैन्य अभ्यास किया और बिल्कुल साफ कर दिया कि रूस की बात नहीं मानने वाले देश का अंजाम बहुत बुरा होगा। 15 जुलाई को ही पुतिन ने अमेरिका से लेकर जापान तक दुनिया के हर देश को चेतावनी दी थी कि अगर उनके पानी के जहाजों ने यूक्रेन जाने की कोशिश की तो रूस मान लेगा कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रूस से लड़ने के लिए उतर चुके हैं। अपने दुश्मनों के अंदर धमकी का डर बैठाने के लिए रूस ने काला सागर में अपनी ताकत की नुमाइश की। रूस बार बार ये जता रहा है कि अगर किसी भी देश ने रूस की चेतावनी को हल्के में लिया तो अपनी मौत को दावत देगा। मिलिट्री ड्रिल में रूस की क्रूज मिसाइल जिस जहाज पर फटी वो असली नहीं था, मगर जब असली जंग छिड़ेगी तो तबाही भी असली मचेगी। इसलिए पहले पुतिन ने यूक्रेन के साथ काला सागर में अपनी अनाज डील खत्म की, फिर काला सागर में यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह ओडेसा पर जबरदस्त हमले किए। असल में काला सागर में पुतिन को चैलेंज करना किसी भी देश के लिए मुश्किल काम है। आपको याद हो तो इसी साल अप्रैल में अमेरिका और रूस आमने सामने दिखे जब अमेरिका का P-8 पोसाइडन विमान उड़ता दिखा, लेकिन दावा किया गया कि रूस के फाइटर जेट ने उसे वहां से खदेड़ दिया। इसी काला सागर के ऊपर मार्च में भी अमेरिका और रूस की जंग होते होते बची थी। तब भी रूस के एक लड़ाकू विमान ने अमेरिका के एक ड्रोन को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद समंदर में क्रैश हो गया था। मतलब रूस ने अमेरिका को साफ साफ जता दिया कि काला सागर पुतिन की मांद है, जिसमें रूस अमेरिका को एक पल के लिए भी टिकने नहीं देगा। सवाल है अब ज़ेलेंस्की के पक्ष में खड़े देशों का स्टैंड क्या होगा। तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की है। फोन कॉल के दौरान ब्लैक सी ग्रे इनिशिएटिव को फिर से लागू करने पर विस्तार से चर्चा की है।
तुर्की के पहल से ही पुतिन ने अनाज समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन काला सागर में यूक्रेन के बढ़ते कदम के बाद जैसे ही समझौते की आखिरी तारीख आई, पुतिन ने समझौता ही रद्द कर दिया। नाटो में तुर्की अकेला देश है जिसके प्रति पुतिन सहानुभूति रखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने यानी अगस्त में तुर्की की अपनी पहली यात्रा करने वाले हैं। रूस और तुर्की के राष्ट्रपति नियमित रूप से फोन पर बात करते हैं। उनकी आखिरी बात 24 जून को हुई थी। पुतिन काला सागर स्टैंड के बाद तुर्की की यात्रा करेंगे। इसकी कोई तारीख अभी तय नहीं है। ना ही अनाज समझौता रद्द होने से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि रूस इसे फिर से लागू करने पर सहमत होगा। लिहाजा रूस यूक्रेन युद्ध का अब नया अखाड़ा है, काला सागर।